आप पर किसी भी प्रकार के अत्याचार दूर करेंगे ये कानूनी हथियार। नमस्ते, मैं वैशाली भागवत कानून के क्षेत्र में वकील के तौर पे मैं पिछले 20-22 साल से काम करते आ रही हूँ। आज हम कानून के बारे में बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सरल भाषा में हम बच्चों से संबंधित, युवा वयस्कों से संबंधित और आपके अधिकारों से संबंधित कानूनों के बारे में जानेंगे। संविधान ने हम सबको बेसिक फ्रीडम और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए हैं। आज हम समझेंगे कि हमारे कौन से अधिकार हैं, कौन से कानून हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और अगर हमें कोई परेशानी है तो हम न्याय मांगने के लिए कहाँ जा सकते हैं। उसके लिए कोई फोन नंबर उपलब्ध है क्या, कोई वेबसाइट है क्या, इस क्षेत्र में कोई संगठन काम करता है क्या। हमारे पास इन सब बातों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि अगर आपको किसी दूसरे की मदद करनी पड़े तो भी ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तब आपको अपने अधिकार की और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों के बारे में पता होना चाहिए। जब आपको ये सभी अधिकार और कानून अच्छे से मालूम होंगे तभी आप उनका पालन कर पाएंगे और तभी आपके आसपास के लोग आपका समर्थन करेंगे और आपकी मदद करेंगे। ऐसे कई कानून हैं जिनके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। प्रश्न और उत्तर के रूप में आज हम बात करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे स्कूल के एक फ्रेंड ने मेरे फोटोज फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछे बिना ही पोस्ट कर दिए हैं। उसने उसके नीचे गंदे गंदे कमेंट्स भी लिखे हैं। मैं उसे कैसे रोकूं? उसकी शिकायत कहां पर करूं? आजकल कई लड़के फेसबुक, इंस्टाग्राम या ऐसे ही किसी दूसरे सोशल मीडिया पर बिना आपकी अनुमति के आपकी फोटोज और वीडियोस डाल देते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपके द्वारा पोस्ट किए हुए फोटोज और वीडियोस के नीचे वो अश्लील कमेंट्स देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? फेसबुक या उस सोशल मीडिया अकाउंट पर एक रिपोर्टिंग का ऑप्शन होता है। उस रिपोर्टिंग ऑप्शन का उपयोग करके आप वहीं पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लड़कियां एक गलती कर देती हैं। वो डर जाती हैं और घबराकर सोशल मीडिया अकाउंट से अपने फोटोज, वीडियोस डिलीट कर देती हैं, अपना अकाउंट बंद कर देती हैं और कहती हैं कि आज के बाद मैं कभी भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नहीं रहूंगी। लेकिन आपको ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। अगर आपको पता लगाना है कि आपके साथ ऐसा किसने किया, तो अकाउंट डिलीट करने से या फोटोज, वीडियोस डिलीट करने से सारे सबूत नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप सोशल मीडिया रिपोर्टिंग ऑप्शन का उपयोग करके वहीं पर पहली रिपोर्टिंग करें। उसके बाद आपके आसपास जो भी भरोसे के लोग हैं, जैसे कि आपके मम्मी पापा, आपका बड़ा भाई या बहन, या फिर आपके स्कूल के टीचर या स्कूल काउंसलर, आप उन तक अपनी बात जरूर पहुंचाएं। यही सब लोग आपकी अच्छे से मदद कर पाएंगे। आपको डर के यह नहीं सोचना है कि आपने ही कुछ गलती की होगी, इसलिए आपके पास ऐसा मैसेज आया है। खुद को दोषी न माने और मैं ये चीज किसी को भी नहीं बताऊंगी, ऐसी गलती भी ना करें। आपको ऐसा सोचना है कि कोई परेशान कर रहा है, आप पीड़ित हैं और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। किसी विश्वसनीय व्यक्ति को ये सब बातें बताने का फायदा ये है कि वो जानते हैं कि हमें ऐसी चीज की रिपोर्ट कहाँ करनी है। हमें पुलिस स्टेशन जाना है या फिर साइबर क्राइम सेल पर जाकर रिपोर्ट करनी है। आजकल तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग की भी सुविधा है। cybercrime.gov.in नाम का एक पोर्टल है, उसके ऊपर जाकर आप अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं। इस पर रिपोर्ट करते ही पुलिस कार्रवाई शुरू कर देती है। आप लोगों के लिए एक और कानून है, पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इसमें भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज होती हैं। आप जहां रहते हैं उस चाइल्ड वेलफेयर कमिटी में या जुवेनाइल यूनिट में जाकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। सरल भाषा में अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आपको घबराना नहीं है और अपनी शिकायत दर्ज करानी है। जब तक आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाएगी। वो जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है वो उसी तरह से और भी 10 लड़कियों को परेशान कर रहा होगा। सच में उस व्यक्ति की रिपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है।
मेरी दोस्ती एक लड़के के साथ थी और उसने मेरे कुछ फोटोज और वीडियोस लिए थे। उसने प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी इन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, पर अब वो मेरा दोस्त नहीं है। अब वो मुझसे कहता है कि अगर मैं उससे मिलने नहीं आऊंगी तो वो इन फोटोज और वीडियोस को सबके साथ शेयर कर देगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्थिति में मैं क्या करूं। आपने अभी जो स्थिति मुझे बताई है वह आजकल बहुत आम बात है। इस बारे में क्या क्या कर सकते हैं ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, पर उससे पहले मुझे आपको कुछ और भी बताना है। आजकल हर लड़की के पास कैमरे वाला मोबाइल होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर जगह अपने कैमरे का इस्तेमाल करते रहें। आपके दोस्त के साथ आपके कुछ नाजुक पल या फिर अंतरंग पल हो सकते हैं, पर इन सब की रिकॉर्डिंग करना आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए अपने नाजुक पलों को आप कभी भी कैमरे में कैद ना करें। इस चीज से जुड़े अपराध बहुत बढ़ गए हैं। अपराध कंट्रोल में भी आते हैं। हमें जो कार्रवाई करनी होती है वो तो हम करते ही हैं, पर इन सब चीजों से हमें, हमारे मम्मी पापा को या अन्य रिश्तेदारों को जो मानसिक तकलीफ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ये आपके लिए मेरी पहली सलाह है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई धमकी दे रहा है तो आपको उसकी समय पर रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए। आजकल स्कूलों में भी इन सब विषयों पर पॉलिसी रहती है। उन पॉलिसीज के हिसाब से उस लड़के या लड़की पर कार्रवाई की जाती है। आजकल चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स होती हैं, स्कूलों में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं। अगर आप यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं तो उस लड़के या लड़की के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है। हमारे कानून में ऐसा प्रावधान है कि आपको धमकी देने के बाद अगर कोई आपके फोटोज या वीडियोस अपलोड करता है तो उसे टेक डाउन करते हैं। 2021 में नई गाइडलाइंस आई हैं। इन गाइडलाइंस के अनुसार अगर पुलिस फेसबुक, गूगल या किसी भी सोशल मीडिया को बताती है कि उन्हें ये फोटोज, वीडियोस या टेक्स्ट मैसेज हटा देने हैं, तो उनको 36 घंटे के अंदर ही ये सारे फोटोज, वीडियोस और टेक्स्ट मैसेज हटाने पड़ते हैं। इसलिए इस प्रावधान का उपयोग कैसे करना है ये जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे पहले आप अपने मम्मी पापा को विश्वास में लेकर उन्हें ये बताएं और फिर पुलिस के पास जाएं। मम्मी पापा को बताए बिना, शिक्षकों को बताए बिना अकेले कुछ भी न करें। वो लोग केवल आपका अच्छा सोचते हैं। आप उनकी मदद लें, पुलिस की मदद लें, और यदि आपके पास ऐसी कोई भी धमकी आई है या टेक्स्ट अपलोड कर दिया गया है तो वो इसे हटाने में निश्चित ही आपकी मदद करेंगे। मेरे एक अंकल जो मुझे उनकी गोदी में बैठने के लिए कहते हैं, जब कोई भी आसपास नहीं होता है तो वो मुझे अनुचित जगह छूते हैं। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे इस बारे में किसी से बात करने में बहुत शर्म महसूस होती है। एक बार हिम्मत करके जब मैंने अपनी मम्मी से बात की तो उन्होंने मुझे डांट दिया और चुप रहने के लिए कहा, पर मुझे लगता है कि मुझे चुप नहीं रहना चाहिए। मैं क्या करूं और मैं उस अंकल को मुझे टच करने से कैसे रोकूं? हमारे देश में आप कहीं पर भी जाएं, अगर बच्चों के साथ लैंगिक अत्याचार हो रहा है तो इस मामले पर पूरे देश में 0 टॉलरेंस है। हमारे देश के साथ ही अन्य देशों में भी लैंगिक अत्याचार के खिलाफ बहुत सख्त कानून है। भारत में कुछ साल पहले पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट आया है और इसे एकदम अच्छे से लागू किया गया है। इस कानून के अनुसार अगर किसी भी बच्चे के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट या लैंगिक शोषण हो रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग जुवेनाइल यूनिट या पुलिस स्टेशन में कराना अनिवार्य है। हमारे यहाँ जो जुवेनाइल यूनिट्स या फिर पुलिस स्टेशंस हैं, वो इस तरह की शिकायतों को सुलझाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। आपने अभी जो घटना सुनी है, अगर ऐसा कभी आपके साथ होता है या आप कहीं सुनते हैं तो आप जल्द से जल्द अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी रिपोर्ट कराएं। आपने जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए हैं या जिसके बारे में शिकायत की है, उस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी, फिर चाहे वो व्यक्ति घर का हो या बाहर का। कार्रवाई का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति को तुरंत कस्टडी में लिया जाता है। इसके साथ ही पीड़ित बच्चे की बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में काउंसलिंग की जाती है। कभी कभी ऐसी स्थिति में उसके परिवार वाले ही बच्चे का समर्थन नहीं करते हैं, तो ऐसे बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर होम्स में रखा जाता है।
आपने जिसके खिलाफ शिकायत की है, अगर वो इंसान नाबालिग है यानी उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो इसे ऑफेंडर एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ या चाइल्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ कहते हैं। नाबालिगों पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में कार्रवाई की जाती है और पूरी कोशिश की जाती है कि पीड़ित को न्याय मिले। कानून तो है ही, पर हमारा समाज अलग तरह से सोचता है। कई बार तो मम्मी ही कहती हैं कि किसी को बताना नहीं, अगर सबको पता चला तो घर की इज्जत चली जाएगी। इस कानून के अनुसार अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसके साथ शोषण हो रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप तुरंत उसके बारे में पुलिस में सूचित करें। यदि आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है और आपको गिरफ्तार भी कर सकती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है। अब हमारा समाज तो रातों रात नहीं बदल सकता है और हम ऐसी समस्याओं को कई सालों से सुनते आ रहे हैं। मैंने अपने 20-22 साल के करियर में ऐसे कई केस सुने हैं। पर अब ये फर्क आ गया है कि आजकल मम्मी, मौसी या रिश्तेदार ही आगे आकर बात करते हैं। उनको पता है कि अलग अलग तरह के एनजीओ हैं जो बच्चों के लिए काम करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनका रिहैबिलिटेशन और काउंसलिंग करते हैं। जब किसी बच्चे के साथ लैंगिक अत्याचार होता है तो उसके मन में इस चीज का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और ये आगे जाकर उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां पैदा कर सकता है। इसलिए उस समय उस बच्चे का काउंसलिंग होना या रिहैबिलिटेशन होना बहुत जरूरी है। मैं आपको फिर से कहती हूँ कि हमारे पास कानून है, उसमें प्रावधान भी हैं। हमें सिर्फ हिम्मत जुटाकर जल्द से जल्द रिपोर्टिंग करनी चाहिए। अगर आपके ही घर में किसी लड़के या लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, तो रिश्तेदारों को भी आगे आना चाहिए और रिपोर्टिंग करके उस पीड़ित बच्चे को अपना समर्थन देना चाहिए। हमारा समाज एक बहुत ही अजीब मानसिकता से ग्रस्त है, जिसमें हम पीड़ितों को दोष तो देते हैं, पर हम उनका समर्थन कभी नहीं करते हैं। हम सभी को निश्चित रूप से इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। हो सकता है कि आपके ही घर में आपको कोई छूता हो, जैसे कि आपके चाचा, मामा, बड़ा भाई या घर में कोई अन्य रिश्तेदार। आपको ये सब पसंद भी नहीं है और डर लगना तो आपके लिए बहुत ही स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप घर के किसी समझदार व्यक्ति के पास जाकर उनको अपनी समस्या अच्छे से बताएं। उनको बोलें कि जब वो आसपास नहीं होते हैं तो वो इंसान आपको छूता है और आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको इससे डर लगता है और तकलीफ होती है। हो सकता है कि ये सब बताने के बाद आपकी ही मम्मी, मौसी या फिर घर के बुजुर्ग आपकी मदद नहीं करेंगे और आपको ही बोलेंगे कि ये बात कहीं मत बोलना, इससे हमारी बदनामी होगी। तो ऐसे में आपको डरना नहीं है। 1098 एक टोल फ्री नंबर है जिसे आप मदद पाने के लिए भारत में कहीं से भी डायल कर सकते हैं। डरे नहीं और उस नंबर पर कॉल करें और मदद मांगे। अगर आपको घर से मदद नहीं मिलती है तो आप अपने किसी पड़ोसी या फिर शिक्षक या स्कूल में काउंसलर के पास भी जा सकते हैं। आप उनके पास जाकर अपनी सारी परेशानियां उन्हें बताएं। आपको बिल्कुल भी सहना नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि आप पर अन्याय हो रहा है। अगर आप आज इस चीज के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तो आगे जाकर आपकी तकलीफ बढ़ती जाएगी। आपको हिम्मत करनी है और सिर्फ उस एक नंबर पर कॉल करना है। आप भारत की किसी भी शहर में हो, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हर शहर में अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज यानी लैंगिक अत्याचार से बचाने के लिए काम करती हैं। इन सब संस्थाओं की जानकारी आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में या फिर आपके स्कूल में मिलेंगी। आप सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखें कि आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। हम सब आपके साथ हैं। आपको ये सब चीजें सहन नहीं करनी है और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको तुरंत जाकर उसकी रिपोर्टिंग कर देनी है। मेरे स्कूल में एक टीचर हैं जो मुझे अपनी टेबल पर बुलाकर मुझे अनुचित जगह छूते हैं। जब मैं कराटे सीखने जाती हूँ तो वहाँ पर भी कराटे टीचर मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। अगर मैं इसकी शिकायत अपनी मम्मी पापा से करूँगी तो वो मेरा स्कूल या कराटे क्लास ही जाना बंद करा देंगे। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्थिति से मैं अपने आप को कैसे बचाऊं।
अगर आपके साथ कभी ऐसी घटना होती है कि आपको स्कूल में कोई छूता है या फिर आपको गंदी निगाहों से देखता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके खिलाफ कानून आपको पूरी तरह से सुरक्षा देगा, न कि आपको दोषी ठहराएगा। इस चीज के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? यदि आपके कोई ऐसे टीचर हैं जिन पर आपको भरोसा है और आपको लगता है कि वे टीचर आपकी मदद करेंगे, तो आप उस टीचर के पास जाकर अपने साथ हुई घटना की जानकारी दें और उनकी मदद मांगे। फिर वह टीचर या तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास या फिर हेडमास्टर के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताएंगे और फिर वो लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। इन सब में न तो आपको कोई दोष देगा और न ही आपको कोई जज करेगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखें। ये लोग आपकी मदद करेंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपका सपोर्ट बढ़ाएंगे और आपको जो भी मदद मिलेगी वह करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्कूल वाले आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप 1098 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप अपने मम्मी पापा को विश्वास में लेकर उनको अपनी पूरी बात बताएं और उन्हें बोलें कि आपको उनकी मदद की जरूरत है। जब मैं स्कूल से घर जाती हूँ तो रास्ते में कुछ लड़के खड़े होते हैं जो मुझे छेड़ते हैं और मेरे ऊपर पत्थर या कागज फेंकते हैं। स्कूल में भी मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो मुझे अनुचित चीजें करने के लिए कहते हैं। ये रोज ही होता है। मुझे बहुत डर लगता है। मैं किससे मदद मांगूं? मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। आपके साथ जो हो रहा है उसे स्टॉकिंग कहते हैं, हरासमेंट कहते हैं। हमारे देश में इसके खिलाफ कानून है। हर बार हरासमेंट का मतलब सेक्सुअल हरासमेंट ही नहीं होता है। अगर आपको कोई धमकी दे रहा है, अलग अलग नामों से बुला रहा है, सीटी बजा रहा है और आपका पीछा कर रहा है, तो आप इन सब की शिकायत किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको डर भी लगे कि आप ये सब बातें पुलिस स्टेशन में जाकर कैसे बताएंगे, वहाँ पर आपकी बात कौन सुनेगा। तो उसके लिए जुवेनाइल यूनिट्स हैं। इसके साथ ही हर पुलिस स्टेशन में बच्चों की शिकायतों के लिए एक विशेष अधिकारी होता है, या फिर आपके शहर में जो कमिश्नर ऑफिस है वहाँ पर भरोसा सेल होता है। आप वहाँ जाकर इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जब भी हमारे देश में बच्चों या महिलाओं के शोषण की बात आती है तो उसके लिए कानून बहुत ही सख्त है। इसके साथ ही शिकायत करने पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है और वो भी तुरंत करनी पड़ती है। इसलिए आप बिना किसी डर के नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाएं और किसी भरोसा सेल की मदद लें। आपके शहर में कई संस्थाएं भी होंगी जो इसमें आपकी मदद कर सकती हैं। लेकिन छोड़ो, ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ या लड़के तो हमेशा ऐसा ही करते हैं, इस तरह की बातें आपको सोचना नहीं है। किसी भी तरह का अन्याय या परेशानी सहन नहीं करनी है। जब तक आप अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, आप अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, तो दूसरे आपकी मदद के लिए कैसे आगे आएंगे? अन्याय के खिलाफ पहला कदम आपको ही उठाना है। अगर हम स्कूलों में या फिर कॉलेज में होने वाली रैगिंग की बात करें, तो आप ध्यान रखें कि हमारे देश में बहुत ही सख्त एंटी रैगिंग कानून है। उस कानून के अनुसार हर स्कूल और कॉलेज की ये जिम्मेदारी है कि वहाँ पर आने वाली किसी भी लड़की के साथ किसी भी तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए, रैगिंग नहीं होनी चाहिए और उनके साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हर स्कूल या कॉलेज में एक विशेष अधिकारी होता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप उनके पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। हम सब ने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां रैगिंग की वजह से बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ कानून है, आपके साथ स्कूल है, स्कूल के टीचर हैं और कॉलेज के टीचर हैं। आपके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आपको आवाज उठानी ही चाहिए, नहीं तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि आप किन मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप स्कूल या कॉलेज में किसके पास जाकर मदद मांगे, तो चाइल्ड लाइन नंबर्स होते हैं, संस्थाएं होती हैं, जुवेनाइल यूनिट्स होती हैं। आप वहां जाकर रिपोर्ट करें। वे ऐसे मामले में तुरंत कार्रवाई करेंगे और आपकी पूरी सहायता करेंगे। मेरे घर में मम्मी पापा लड़के और लड़की के बीच में फर्क करते हैं। मेरे भैया को वे सब कुछ देते हैं, वहीं पर मुझे आगे बढ़ना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। पर मम्मी पापा मुझसे कहते हैं कि तुम्हें तो शादी करके दूसरे के घर जाना है, तुम्हारा भाई ही हमारे साथ रहने वाला है, इसलिए हम उसी पर ध्यान देंगे। अगर मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है
तो मैं बाहर किसी से मदद मांग सकती हूँ क्या? ये कितना साधारण पर कठिन प्रश्न है और शायद मेरे पास इसका आसान सा उत्तर भी नहीं है। ये सब हमारे मम्मी पापा और हमारे समाज की सोच पर निर्भर करता है। जब समाज बदलेगा तब ये सब चीजें अपने आप बदल जाएंगी। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको इसका एक सरल सा जवाब दूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संविधान ने आपके और आपके भाई के बीच में कोई अंतर नहीं किया है। यानी कि संविधान के सामने आप दोनों बराबर हैं। बराबर का मतलब हमारे इस लोकतांत्रिक देश ने जो अधिकार आपके भाई को दिए हैं, वही अधिकार आपको भी दिए हैं। जब आप में ये आत्मविश्वास आ जाएगा, तब आपके अंदर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत भी आ जाएगी। फिर चाहे वो आपकी मम्मी पापा हों, आपके टीचर्स हों, आपके दूसरे रिश्तेदार हों, या फिर समाज हो, आप में यह आत्मविश्वास होना जरूरी है कि आप किसी से कम नहीं हैं। आप पूरी तरह से सक्षम हैं। जब आप ऐसा मानेंगे तो बाकी की चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। आप मम्मी पापा को पूरे आत्मविश्वास के साथ बताएं कि आप पढ़ना चाहते हैं, स्वयं के पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, खुद की पहचान बनाना चाहते हैं और नौकरी करना चाहते हैं। आप ऐसा करेंगे तभी आप भविष्य में होने वाले अपने बच्चे को भी ताकत दे पाएंगे। इसलिए आपको एक भी कदम पीछे नहीं हटाना है। इस मामले में कई लोग आपकी मदद कर सकते हैं। हमारे यहाँ कई संस्थाएं हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में बताती हूँ। RTE के अनुसार 14 साल की आयु तक हर लड़की को सरकार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देती है। इसके अलावा हमारे देश में आपके लिए कई स्कॉलरशिप्स भी हैं। कुछ सरकारी हैं तो कुछ प्राइवेट हैं, जैसे कि AICTE स्कॉलरशिप, लीला पूनावाला फाउंडेशन, टाटा हाउसिंग स्कॉलरशिप फॉर मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स जैसी स्कॉलरशिप्स हैं। इनकी जानकारी आप गूगल पर देख सकते हैं। आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए जरूर अप्लाई करें। पहले आप उनका क्राइटेरिया देखें और फिर अप्लाई करें। मुझे पक्का यकीन है कि आपको सफलता मिलेगी और आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। कई बार आपको ये भी लग सकता है कि आपको BCom, MCom जैसी ट्रेडिशनल डिग्री ही लेनी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। 10वीं और 12वीं के बाद कई मुफ्त वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज हैं जो सरकार द्वारा स्वीकृत हैं। इसमें कुछ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कोर्स हैं, कुछ बिजनेस कोर्सेज हैं और कुछ टेक्निकल कोर्सेज हैं। आप ये सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उच्च शिक्षा स्कॉलरशिप के बाद ही ले सकते हैं। आप वोकेशनल ट्रेनिंग से जल्द अपने पैरों पर खड़े होकर आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आप कोई छोटी मोटी नौकरी कर सकते हैं। इससे आपको आर्थिक सपोर्ट मिलेगा और फिर उसके बाद आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस जानकारी का लाभ उठाएंगे। मैं अभी 18 की भी नहीं हुई हूँ और मेरे मम्मी पापा मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ, अपना करियर बनाना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि अगर अभी शादी नहीं करोगी तो बाद में तुम्हारे लिए कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। मैं उनको कैसे समझाऊं और रोकूं? मैं किससे मदद मांगूं? 18 साल की उम्र से पहले शादी करना हमारे देश में कानूनन अपराध है, और अगर आपके मम्मी पापा आपकी शादी 18 साल से पहले ही करा रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। कानून की भाषा में ये सब कहना बहुत आसान है, पर वो आपके मम्मी पापा हैं। आप उनके खिलाफ नहीं जा पाएंगे। आपके मन में ये विचार जरूर आएगा कि अपने ही मम्मी पापा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट कैसे करा सकते हैं। आप रिपोर्ट कर सकते हैं और ये आपका अधिकार भी है और इसमें कानून भी आपका साथ देगा। पर अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते तो आप अपने स्कूल में जाकर मदद मांगे। आपके स्कूल में या कॉलेज में टीचर्स होंगे, या फिर आप वहाँ के काउंसलर से मदद लें। वो आपके मम्मी पापा से जाकर बात करेंगे। आप अपने आसपास के लोगों से भी मदद मांग सकते हैं या रोटरी क्लब जैसी समाजवादी संस्थाओं के पास भी जा सकते हैं। वो आपके मम्मी पापा को समझाएंगे कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करा देना गलत है।
अब आपको आगे के बारे में सोचना है, अपने भविष्य के बारे में सोचना है कि क्या आपको कुछ वोकेशनल कोर्सेज करने हैं। यदि आपके मम्मी पापा पर 2-3 बच्चों की पढ़ाई का बोझ है, तो आप इसे कम करने की कोशिश भी कर सकते हैं। आप कोई वोकेशनल कोर्स करके नौकरी कर सकते हैं। ये इस चीज का एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है। अगर आप सीधे जाकर अपने मम्मी पापा से कहेंगे कि ऐसा करना कानूनन अपराध है, तो वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। इसलिए आप कुछ संस्थाओं, टीचर्स या काउंसलर की मदद से उनके विचार बदलने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम अधिकार की बात करें, तो यह आपका अधिकार है कि कोई भी आपको 18 साल से कम उम्र में शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। और अगर आपकी शादी हो भी जाती है, तो ये कानूनन अपराध है। इस स्थिति में आपके मम्मी पापा अपराधी हैं, आपका पति अपराधी है और आपके पति के मम्मी पापा भी अपराधी हैं। इसलिए आप इस चीज की शिकायत कर सकते हैं और ये अधिकार आपको संविधान और कानून ने दिया है। इसके आगे मैं कहना चाहती हूँ कि कई बार लड़कियों को मालूम ही नहीं होता कि उनके कौन से अधिकार हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका प्रॉपर्टी पर क्या अधिकार हो सकता है। उनके घर में हमेशा ही यह बोला जाता है कि वो शादी करके दूसरे घर चले जाएंगे। बचपन से ही उनके मन में ये बात डाल दी जाती है कि वो तो दूसरे घर के हैं और इस घर में थोड़ी सी ही समय के लिए हैं। उनका असली घर तो उनके पति का ही घर है। लेकिन कानून इस मामले में क्या कहता है? 2005 में ऐसा प्राविधान आया है कि पापा की प्रॉपर्टी में बेटा और बेटी दोनों का समान अधिकार होता है। विरासत में मिली हुई संपत्ति में भी आपका हक है और आपके इस अधिकार को कोई भी नहीं छीन सकता है। फिर चाहे वो आपके पापा हों या मम्मी या फिर आपका भाई, ये आपका हक है। कानून के मुताबिक फैमिली प्रॉपर्टी में आपका पूरा हक है और वो आपका अधिकार है। अगर आपके साथ कभी अन्याय होता है, तो आप अपनी पूरी ताकत और मनोबल से उस अन्याय का सामना करें। कई परिवारों में ये देखा गया है कि सारी संपत्ति लड़के के पास जाती है क्योंकि लड़की को पराया धन कहा जाता है, उस परिवार का हिस्सा ही नहीं माना जाता है। आज के आधुनिक युग में भी ऐसी मानसिकता है जिसमें लड़की का असली घर उसके पति का ही घर माना जाता है। इसलिए अगर आप कोई ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो इससे बाहर आने के लिए प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे और अपने मम्मी पापा से बात करनी पड़ेगी और उनको भी आपको आपका अधिकार देना ही पड़ेगा। अच्छी खबर ये है कि हर चीज में कानून आपके साथ है। बात शादी की हो या फिर संपत्ति की, कानून आपके साथ ही रहेगा। कानून ने आपको हक दिया है, प्रोटेक्शन दिया है और फैमिली प्रॉपर्टी में अधिकार भी दिया है। कानून के मुताबिक अगर कोई भी आपकी शादी 18 साल से पहले करा रहा है, तो उन पर कार्रवाई जरूर होगी। कानून के फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के तहत 14 साल की उम्र तक आपको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जरूर मिलेगी। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, कोर्सेज, स्कॉलरशिप्स और वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स हैं जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। उन सब की मदद से आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, स्वावलंबी बन सकते हैं। आपको सिर्फ अपना मनोबल बनाए रखना है, क्योंकि ये सिर्फ आपके हाथ में है। जिस दिन आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपने हकों को पाने का जुनून आप में होगा, उस दिन ये पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत उन्नति करेंगे।